हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है जो कि हमारा एनसीईआरटी। जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसका हम लोग क्लास 10th का यहाँ पे देख रहे थे, जिसमें हम लोग दो चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो कर चुके हैं। और आज ये हमारा तीसरा चैप्टर, जी हाँ, अध्याय 3, जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर में देख भी सकते हैं। अध्याय 3 में हम लोग धातु और अधातु के बारे में आज देखने वाले हैं। तो धातु और अधातु से मैक्सिमम जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेशन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे। और अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जाके जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो चैप्टर के। और क्लास 9th के भी हम लोग एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्लास 9th का अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है एनसीईआरटी का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे का परमाणु, लोहे का परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे का परमाणु संख्या यहाँ पे पूछा है, तो 26 जो है वो लोहे का परमाणु संख्या हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे कि जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, H2, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं Na2, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को हम लोग जिंक से लेपित करने की जो क्रिया है उसको हम लोग ग्लैवनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनोड पर। जी हाँ, विद्युत अपघटन में जो है वो एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु चमकीला है? तो यहाँ पे कौन सा धातु आपका चमकीला हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आयरन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो सोडियम आपका जो है वो अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो दो जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पीतल है, पीतल क्या है? तो पीतल आपका एक मिश्र धातु है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो ब्रोमीन अधातु जो है वो अवस्था इसकी होती है, तो अवस्था द्रव अवस्था में हमेशा ये, मतलब द्रव अवस्था में ये होती है। अधातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आप याद रखिएगा, लिथियम और पोटेशियम को भी जो है वो चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? यहाँ पे आयनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आयनिक यौगिक आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? यहाँ पे उपधातु कौन सा है? तो आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो आपका यशद लेपन, जी हाँ, यशद लेपन इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह पर का भूरा रंग समाप्त होकर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्राप्ति होती है। तो कार्बन क्या है? कार्बन यहाँ पे अपचायक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि द्वारा होती है? तो गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? तो भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट, जी हाँ, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा? अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कार्बन का कौन सा अप्रूप अधिक कठोर होता है? तो हीरा जो है वो कार्बन का एक अप्रूप है जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कठोर होता है, इसको आप याद रखें। सबसे ज़्यादा कठोर होता है हीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो सिनाबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? तो यहाँ पे Hg, जी हाँ दोस्तों, पारा जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? तो धातुएं जो है वो ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित हैं? तो धातुएं बाईं ओर आपके स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, चार ठो यहाँ पे आपका दिया हुआ है तत्व, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें उपधातु कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, गैलियम, आर्सेनिक, ये सारे जो है वो आपका सिलिकॉन, ये सारे आपके यहाँ पे उपधातुएं हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित हैं? तो धातुएं आपका बाईं ओर है और अधातु जो है वो दाईं ओर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे चार दिए हुए हैं तत्व, धातुओं को क्या कहा जाता है? ये चार आपके धातु हैं, इनको सामरिक धातु कहते हैं, तो ये चारों आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? तो उसे संयोजकता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। सोना का धात्विक चमक कैसा है? तो सोना का जो धात्विक चमक है वो आपका पीत वर्ण के जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं जो सिल्वर सल्फाइड के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को, धातु से अधातु में अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उस यौगिक को क्या कहते हैं? तो आयनिक यौगिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तो निम्न में कौन अधातु है? तो हाइड्रोजन जो है वो आपका यहाँ पे अधातु हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि ये धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं तो उच्च होते हैं। हीरा का जो गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथोड पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो विद्युत अपघट्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रभावित करने पर अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर विक्षेपित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो पंख कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को शुष्क कर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करती है? सिल्वर को अगर वायु में छोड़ देते हैं तो ये किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? तो ये जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ पर उसके सतह पर किस रंग की परत, अगर छोड़ने पर उसके सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है? तो भूरे रंग की परत पड़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह क्या होगा? वह प्रबलता कठोर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रबल तथा कठोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो मिश्र धातु कांसा होते हैं, तो मिश्र धातु कांसा जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। तो धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो धातुओं के ऑक्साइड को क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, कॉपर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। तो कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो पोटेशियम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो निम्न में कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तो ठंडे जल के साथ जो है वो ये तेजी से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। तो निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो पोटेशियम जो है वो जल में डालने पर तैरने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो कॉपर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? तो सल्फर के अयस्क का सल्फाइड आपका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो इस्पात में आपका 2% जो है वो कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। तो निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? तो कॉपर का अयस्क आपका क्यूप्राइट, क्यूप्राइट जो है वो आपका कॉपर का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। तो निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। आभूषण बनने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनने वाला सोना जो है वो 22 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम जो है वो सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। तो निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जो है वो पानी में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र और टीन का जो मिश्र धातु होता है वो है आपका कांसा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
सोडियम का एक अयस्क चिली सॉल्ट पीटर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। लेड ऊष्मा का क्या होता है? तो लेड जो है वो ऊष्मा का अचालक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पे देख सकते हैं HNO3 किस प्रकार का अपल है? तो ये जो है वो आपका प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। एक्वारिजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? तो ये जो है वो यहाँ पे HCl और आपका HNO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बनाए टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का गलनांक है? तो 981 के। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा, सीसा और टीन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर। तो घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत चढ़ी रहती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत जो है वो चढ़ी रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। सिलिका क्या है? तो सिलिका आपका यहाँ पे उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। सीना बार निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। लोहे के फ्रॉइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीस लगाकर जो है वो हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। तो जस्ता के अयस्क हैं, तो जिंक ब्लेंड जो है वो जस्ता के अयस्क हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? तो जिंक के साथ मिला के करने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? तो H2SO4 के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। तो धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाती है, वह निम्न में से कौन सा गैस है? तो ये आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। तो सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो धातु के ऑक्साइड को गर्म करके किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो सी कैल्शियम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धातुओं को पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं, यह धातु के किस गुणधर्म का द्योतक है? तो अधात वर्ध्यता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है? तो ये अधात वर्ध्यता कहलाती है। सॉरी दोस्तों, तन्यता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेड तथा मरकरी ऊष्मा के अचालक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? तो ये अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जिंक डालने पर जिंक सल्फेट कैसा लवण बनाता है? तो ये नीला लवण बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। तो जिंक पर तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। तो एल्यूमिनियम के सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोडीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? तो ये आपका हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96।
तो ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो मैग्नीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NaCl है, तो NaCl आपका यह विपरीत आयनों का समुच्चय है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन है, तो ये आपका यहाँ पे चालन जो है वो विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शुद्ध रूप से धातु की अस्तर चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो धात्विक चमक को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह अम्लीय है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जिंक आपका उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो पोटेशियम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? तो यहाँ पे आपका Mn, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, लोहा अभिक्रिया करता है, तो भाप के साथ लोहा अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय होते हैं, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसके सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह हरा रंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के MCQ जो कि हम लोग यहाँ पे आज जितने भी देखे हैं वो हमारा जो है वो 110, जी हाँ 110 MCQ देखे हैं जो हमारा आपका धातु और अधातु से हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम लोग सभी चैप्टरों को जो है वो क्लास 10th का यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मैक्सिमम MCQ आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।